हेलो डियर स्टूडेंट्स, अच्छी लग रहा है स्टूडेंट टाइम्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लगातार आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग नए नए क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो उसी क्रम में आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए विद्युत धारा और इस विद्युत धारा से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। ये पॉइंट ए है, यहाँ पर वही पॉइंट बी है और ये वही पॉइंट सी है। प्रतिरोध ये R1, ये R2 और ये R3, इसका मान जो है वो है 2 ओम और ये है 4 ओम का और ये कितना है 4 ओम का। ये कुछ इस प्रकार का आपके पास चित्र बना हुआ है और इसके लिए अपने को क्या करना है, बिंदु ए व सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है। प्रतिरोध कितना होगा, बिंदु ए व सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो ये निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखो आपके सामने दो प्रतिरोध R2 और R3 श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो अपन क्या करेंगे, पहले बी व सी के मध्य कितना प्रतिरोध है वो अपन काउंट कर देते हैं। तो ये समांतर क्रम में, और समांतर क्रम के लिए अपन जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इज इक्वल टू, यहाँ पर ये R2 और R3 है तो R2 प्लस 1/, का हो जाएगा R3 और ये दोनों ही कितने हैं 4 ओम के हैं तो 1/4 प्लस 1/4 और यहाँ से अपन क्या निकाल, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/4 और ये 1/4, इसको सॉल्व करेंगे तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा R इज इक्वल टू 2 ओम, क्योंकि इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। तो अपने पास बी व सी पॉइंट के मध्य, बी व सी के मध्य कितना आ गया, बी व सी के मध्य 2 ओम का प्रतिरोध है और ए और बी के मध्य पहले से कितना 2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। तो ये सर्किट जो अपने पास में बना हुआ है चित्र वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ये 2 ओम का और ये अभी मैंने निकाला है कितना है 2 ओम का। अब ये दोनों प्रतिरोध जो है वो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं और श्रेणी क्रम के लिए अपन जानते हैं जो प्रतिरोध का मान होगा वो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये दोनों प्रतिरोध है तो जोड़ दो, ये भी 2 ओम का है प्लस है ये कितना हो जाएगा 2 ओम का। तो ए व सी के मध्य, बिंदु ए व सी के मध्य कुल प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, सॉरी तुल्य प्रतिरोध का मान अपने पास में कितना हो जाएगा 4 ओम का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इस चित्र में अपने को क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट ए बी और सी पर धारा का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर ये पॉइंट ए क्या है, ये संधि है, पॉइंट ए वाला ए संधि हो गई, ये पॉइंट बी संधि और ये सी संधि। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, किरचॉफ का नियम लगाते हैं। कौन सा, किरचॉफ का नियम है और किरचॉफ के नियम से सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से 3 एम्पियर धारा आ रही है, मतलब ये क्या हो जाएगा यहाँ से 3 और यहाँ से क्या हो रही है 1.5 एम्पियर बाहर जा रही है और इधर से x इज इक्वल टू 0 और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट ए पर क्या आ जाएगा, ए पर धारा संधि ए पर धारा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। तो ए पॉइंट से क्या है 1.5 एम्पियर धारा इधर क्या जा रही है, पॉइंट बी मतलब संधि बी की ओर जा रही है। तो ये तो ए पर आ गई, अब अपन निकालते हैं बी पर धारा। तो बी पर धारा निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, देखो 1.5 एम्पियर इधर से आ रही है, ये 1.5 एम्पियर इधर जा रही है, तो 1.5 माइनस 1 ये ऊपर की ओर जा रही है, माइनस ये y इज इक्वल टू 0 और y का मान अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.5 एम्पियर। तो यहाँ बी पॉइंट पर धारा का मान कितना आ जा रहा है अपने पास में 0.5 एम्पियर। अब अपन यहाँ पर निकालते हैं सी पर धारा निकालने के लिए क्या करें, देखो 0.5 एम्पियर तो क्या है बी से इधर की ओर जा रही है, y का मान अपने पास आ गया। तो यहाँ से 0.5
0.25 माइनस देखो 0.25 ऊपर की ओर जा रही है 0.25 माइनस अगर यहाँ पर धारा आई है तो माइनस आई या आई का मान यहाँ से निकालेंगे तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 0.25 एम्पियर। तो तीनों संधि जैसे ए संधि है उस पर धारा का मान 1.5 एम्पियर, संधि बी पर इसका मान हो जाएगा 0.5 एम्पियर और संधि सी से धारा का मान जाने वाला कितना हो जाएगा 0.25 एम्पियर। क्वेश्चन आपके सामने है एक धातु के तार की लंबाई L मीटर है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मतलब क्रॉस सेक्शन या उसकी मोटाई वो है 1 वर्ग मीटर। ठीक है, तो ज्ञात करो, अपने को फाइंड करना है यदि तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो इसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो डियर स्टूडेंट हम जानते हैं एक रिलेशन R इज इक्वल टू जो रेजिस्टेंस होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है लंबाई L गुनी कर दी जाए मतलब कितनी दो गुनी कर दी जाए, लंबाई खींचकर दो गुनी कर दी जाए मतलब है L क्या कर दिया यहाँ पर 12 और इस अब अपन किसी तार को खींच रहे हैं उसकी लंबाई दो गुनी कर रहे हैं तो सीधी सी बात है उसका उल्टा मतलब उसका जो क्षेत्रफल होगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल उतना ही क्या हो जाएगा मतलब कम हो जाएगा। तो यहाँ पर a डैश मतलब L डैश तो क्या हो जाएगी 2L और a डैश का मान क्या हो जाएगा a/2। वैल्यू अपन क्या करते हैं इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। ठीक है, मतलब ये नई लंबाई हो जाएगी और ये नया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा रो L इज इक्वल टू हो जाएगा 2L और यहाँ पर ये अपने पास नया क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा a/2। अब अपन क्या करते हैं इसको और आगे सॉल्व करें तो ये रो तो ऐसे ही पड़े रहने दो और यहाँ से ये a/2 से a जो 2 है वो ऊपर आ जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा L/a या अपन इसको क्या लिख सकते हैं रो या अपन क्या करते हैं यहाँ पर 4 और ये रो L/a और अपन जानते हैं रो L/a क्या होता है वो होता है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4R मतलब R डैश नया प्रतिरोध कितना प्राप्त हो रहा है अपने को, अगर अपन तार को खींच दे तो नया प्रतिरोध कितना बढ़ गया 4 गुना। लेकिन क्वेश्चन में अपने को पूछ रहा है कि प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की कमी हो रही है तो अपने पास नया प्रतिरोध कितना पड़ा है, नया प्रतिरोध अपने पास पड़ा है 4 गुना हो जाता है तो 4R और पहले का प्रतिरोध कितना है R, पहले का प्रतिरोध है कितना R 4R माइनस R अपॉन R और अपन प्रतिशत निकाल रहे हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 3R/R इंटू 100 या ये क्या हो जाएगा अपने पास 300%। मतलब उसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी 300%। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये कोई कार्बन प्रतिरोध का मान दिया हुआ है, इसके लिए अपने को क्या बताना है इसका वर्णक्रम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर की दृष्टि से, निश्चित रूप से आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो एक नंबर आपका यहाँ से कंफर्म हो जाना चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए देखो एक चीज एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ वो आपको याद करनी है। क्या BBROY ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, मतलब ये बहुत ही शानदार ट्रिक है इस क्वेश्चन को क्रैक करने की। BBROY ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ मतलब यहाँ पर B इंडिकेट करता है ब्लैक को, ठीक है, ये B इंडिकेट करता है ब्राउन को, ठीक है, यहाँ पर ये R इंडिकेट करता है रेड को और O जो है वो है ऑरेंज, ये हो जाएगा आपका येलो येलो और ये आपका हो जाएगा ग्रीन, ठीक है, और ये हो जाएगा ब्लू, ये हो जाएगा वायलेट और ये हो जाएगा ग्रे और ये व्हाइट। अब इतनी चीज आपने याद रख ली तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके हाथों पर होगा, ठीक है। और एक छोटी सी चीज यहाँ पर ये जो प्लस माइनस यहाँ पर जो लिखा है 5% ये इसके अंदर क्या होती है त्रुटि है, कितनी इसके अंदर अशुद्धि मिलाई हुई है। तो अगर प्लस माइनस 5% अगर लिखा हुआ है तो इसके लिए अपने को याद रखना है
सुनहरा या सुनहरी, ठीक है। और प्लस माइनस 10% लिखा हुआ है तो अपने को याद रखना है चांदी सा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, और एक छोटी सी चीज है यहाँ पर एक नंबर जो मतलब आपको याद रखना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब अब यहाँ से नंबर भी आपको इसके साथ में याद रख लेना है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 6, तो 6 नंबर पर अपने सामने क्या आ रहा है ब्लू, तो पहला इसका जो कलर होगा वो हो जाएगा ब्लू, मतलब नीला। दूसरे पर क्या लिखा हुआ है 2, 2 पर यहाँ पर क्या है देखो बी बी मतलब आर, आर मतलब क्या रेड, रेड का मतलब लाल है, मतलब जो दूसरी रेखा उस पर होगी वो लाल कलर की होगी। और तीसरी रेखा 10 की घात को बताती है, तो 10 की घात पर यहाँ पर कौन सा है आर ओ वन सॉरी ओ, ओ मतलब ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब नारंगी, तो तीसरी जो रेखा इसकी होगी वो नारंगी कलर की होगी। और आगे क्या लिखा हुआ है प्लस माइनस 5%, इसके लिए अपन क्या लिखते हैं सुनहरी, सुनहरी मतलब सुनहरी। तो कार्बन प्रतिरोध के ऊपर 4 रंगीन दायरें बनी होती हैं और उनका एक वर्ड क्रम होता है, निश्चित परिक्रम होता है। वो अपने सामने इस प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, पहली जो लाइन होगी वो नीले कलर की, दूसरी लाल के लिए, तीसरी नारंगी और चौथी सुनहरी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ताप बढ़ाने पर अपवहन वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, या व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अपने को पता है अपवहन वेग vd इज इक्वल टू अपने पास में होता है माइनस ई टू बाई एम, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ई। अब ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इस फॉर्मूले को देखकर तो अपने को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा अपन और डीपली जाएं तो जैसे ही अपन कोई भी चालक है उसका ताप बढ़ाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर होते हैं उनके मध्य होने वाली जो टक्कर है उनकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो दो क्रमागत टक्करों के मध्य जो लगने वाला समय होता है उसको अपन क्या बोलते हैं विश्रांति काल, या ये क्या है टू विश्रांति काल, क्या है विश्रांति काल, ठीक है। दो टक्करों के मध्य लगने वाला समय क्या होता है विश्रांति काल। तो जैसे ही अपन इसका ताप बढ़ाएंगे तो उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मध्य टक्करें जो होंगी वो अधिक होने लग जाएंगी, मतलब उनमें समय कम लगेगा। समय कम लगेगा तो सीधी सी बात है अपवहन वेग के मान में क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा टो कम होगा, टो कम होगा तो अपवहन वेग के मान में क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। तो क्या होगा ताप बढ़ाने पर अपवहन वेग कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है चालकता व प्रतिरोधकता की विमा। तो विमा ज्ञात करने के लिए अपने को पहले पता होना चाहिए कि चालकता क्या होती है, मतलब कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी की बात करें तो एक रिलेशन होता है J इज इक्वल टू सिग्मा E, J इज इक्वल टू सिग्मा E, जहां पर J क्या है धारा घनत्व या चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या है करंट मतलब ये कंडक्टिविटी, और E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा J अपॉन E, और J जो होता है J इज इक्वल टू होता है सॉरी यहाँ पर अपन बात करें I इज इक्वल टू होता है J और A, तो यहाँ से J का मान क्या हो जाएगा I अपॉन A। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दें ये I और ये E बढ़ा ही है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से A क्या है यहाँ पर क्षेत्रफल या क्षेत्रफल होता है यहाँ पर एक, और I क्या है करंट और J क्या है धारा घनत्व। तो I के लिए तो अगर सीधा ही क्या लिख देंगे A1, ठीक है। और ये क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिख दिया अपन ने L2। और E क्या है, E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे, E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q। F की जो डायमेंशन होती है वो होती है M1 L1 T माइनस 2, और नीचे क्या है Q के लिए क्या लिखते हैं A1 और T1। तो यहाँ से अपन क्या कर देंगे जो E की डायमेंशन लिखेंगे वो हो जाएगी L1 T माइनस 3 और A माइनस 1,
a माइनस 1। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा अपने पास m माइनस 1 और क्या हो जाएगा यहाँ पर l l2 और l1 ऊपर जाकर क्या हो जाएगी l माइनस 3, ठीक है। और t यहाँ पर बढ़ा है तो ये क्या हो जाएगा t3 ऊपर जाएगा पॉजिटिव और ये a माइनस 1 और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा a2। तो अपने पास इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी m माइनस 1 l माइनस 3 t3 और a2। ये क्या हो गई अपने पास में चालकता की विमा। और डियर स्टूडेंट प्रतिरोधकता जो होती है वो चालकता की क्या होती है अपोजिट। तो ज्यादा आपको कैलकुलेशन करने का दिमाग नहीं लगाना है। प्रतिरोधकता की विमा लिखनी है तो आप क्या करोगे इसके अंदर ही चेंज कर तो ये हो जाएगा m1 l3 t माइनस 3 और a माइनस 2 m माइनस 1 l3 t माइनस 3 और a2। ये हो जाएगी प्रतिरोधकता की विमा। क्वेश्चन आपने है किरचॉफ के नियम कौन से सिद्धांत पर आधारित है। तो किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। किरचॉफ ने दो नियम दिए थे तो उसका जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो तो होता है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। और किरचॉफ का दूसरा जो नियम था, दूसरा नियम है जो क्या था जाल का नियम था, लूप का नियम। और प्रथम जो नियम था वो संधि का नियम था, नोड का नियम। दूसरा नियम जो था वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है धारा घनत्व क्या है। व्हाट इज चार्ज डेंसिटी। तो धारा घनत्व होता है किसी चालक के एकांक, किसी चालक के एकांक या यूनिट एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा का मान धारा घनत्व कहलाता है। क्या हो जाएगा किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा का मान धारा घनत्व कहलाता है। तो क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू धारा घनत्व को J से डिनोट करते हैं और क्षेत्रफल क्या है A है तो I इज इक्वल टू JA, ठीक है। या फिर J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I अपॉन A। तो ये क्या होता है धारा घनत्व। धारा घनत्व भी क्या होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार के और शानदार क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं आगे वाली सीरीज में आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।